गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्पियर्स सर्किटल लॉ को डिस्कस किया था, या लाइन इंटीग्रल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नाउ उससे रिलेटेड हमने एक कंसेप्ट देखा था कि किसी भी क्लोज कर्व के अक्रॉस जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने देखा था कि कुछ फील्ड इस वायर के आसपास भी होती है और कुछ सेंटर पार्ट से भी होती है। तो जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ वहाँ हमने उन्हें फाइंड आउट किया था, जैसे कि इस कर्व के सेंटर पर, फिर इसके बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो इसकी एक्सिस के पॉइंट पर। ठीक है, तो एम्पियर ने अपना लॉ जो दिया था वो किसी भी क्लोज कर्व के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है और साथ ही जो इसके लाइन इंटीग्रल मतलब इस पूरे कर्व को अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए तो एक स्ट्रेट पार्ट हमें मिलेंगे। तो इनका जो लाइन इंटीग्रल मतलब dl। ठीक है, तो हर एक पार्ट के रिस्पेक्ट में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर लिया जाता है या इंटीग्रेट किया जाता है तो वो इस पूरे कर्व में फ्लो होने वाली करंट का म्यू नॉट टाइम होगी। ठीक है, और इसे हमने प्रूफ भी किया था। आज हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर होता है तो उसमें अगर करंट पास होती है तो उसके आसपास कौन सी फील्ड जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बार बार आपको ये चीज़ें बता दी गई है और ये आपको अपने माइंड में फिक्स रखना है। अब सोचिए, अगर इस वायर को मोड़ दिया जाता है तो इसकी एक कॉइल बना दी गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वायर है, इसके दोनों एंड ये वाले हैं और मैंने इसे लेकर मोड़ दिया। ठीक है, अब जब हम इसे मोड़ देते हैं तो मोड़ने पर करंट तो अपनी डायरेक्शन जैसे जा रही थी वैसे ही फ्लो होगी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कुछ इस तरह से होगी इसके आसपास। मतलब अगर एक क्लोज कर्व की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के आसपास भी होगी और कुछ फील्ड लाइन उसमें से सीधी पास भी होती है। इसका 3D व्यू हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि मैंने एक कॉइल बना दी। ठीक है, और इस कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी, मतलब इसके आसपास भी है चारों तरफ, और इस तरीके से कर्व बनता हुआ, और साथ में यहाँ से इसके बीच में से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हुई नज़र आएगी। कुछ इस तरीके से, और ये इस तरह से अपना क्लोज कर्व बनाने की कोशिश करेगी। मतलब ये कुछ इस तरह होगी, मैग्नेटिक लाइन भी एक कर्व फॉर्म में रहेगी ऐसे, और ये सेंटर वाली बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो ये फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही है, तभी तो हमने इसकी एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी, इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वहाँ पर हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो ये तो नॉर्मली डायरेक्शन है जब एक ही कॉइल होती है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड, आपने एक सिंगल कॉइल को अगर अच्छे से समझ लिया तो सोलेनॉइड बहुत इजी कंसेप्ट है। सोलेनॉइड का मतलब होता है जैसे ये एक टर्न है वैसे नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अगर इसे समझा जाए तो कुछ इस तरह का, ये वाले, ये पूरी नंबर ऑफ टर्न्स मिलकर क्या बनाती है? एक सोलेनॉइड। अब देखिए, जब इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट मीन्स इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। और ये डायग्राम थोड़ा सा रफ हो जाएगा क्योंकि मैं अगर इसके हर एक वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड शो करूंगी और इसके बीच में से, जैसे इस एक कॉइल के बीच में से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही थी, वैसे ही इस कॉइल के पूरी सोलेनॉइड के बीच में से कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। फिर से समझिए, एक टर्न से जब इस तरह से कर्व बनाती हुई, क्लोज फॉर्म बनाती हुई मैग्नेटिक फील्ड जब पास होती है
तो ऐसे कई सारे टर्न्स हैं, तो इन सभी के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी तो कुछ इस तरह से पास होगी फील्ड लाइन, और हो सकता है यहाँ पर वो क्लोज कर्व बनाए। तो इसका एक फेयर डायग्राम मैं आपको बनाकर बताती हूँ, जो कि इस तरह है। आप इसे साइड से विजुलाइज कीजिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए सारे नंबर ऑफ टर्न्स वाली जो कॉइल सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड को हमने साइड से अगर देखा है तो कुछ इस तरह से हमें सारे टर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है, और ये सारे कुछ इस तरह से 3D होगा, तो यहाँ से हमें सिर्फ ये वाले टर्न्स ही दिखाई देंगे अगर कोई भी कॉइल है तो, ठीक, जो हमने इधर ड्रॉ किए हैं। अब इसके आसपास समझिए, ये जो एक सिंगल कॉइल थी तो उसके टर्न अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से एक रिंग बनेगी। वैसे तो पूरे वायर पर ही बनेगी, पर हम केवल पॉइंट पॉइंट पर शो करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। और इनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट मीन्स ऐसे। जैसे एक कॉइल के अंदर से पास हो रही थी, इसे नंबर ऑफ कॉइल्स है, सभी आपस में जुड़ी है, इसलिए उसका नाम है सोलेनॉइड, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से पास हो रही है। तो जहाँ ये बहुत क्लोज है, मान लीजिए कुछ ऐसे, वहाँ पर ये अपना पूरा एक कर्व भी बनाएगी। इस तरीके से, ठीक है, ये अपना एक पूरा कर्व भी बनाती है। और जहाँ कंप्लीट हो जाता है या कुछ इस तरह से कर्व शेप में ही बाहर हो जाती है, और जहाँ बहुत नियरर होती है वहाँ पर ही अपना क्लोज कर्व भी बनाती है। कैसे? जैसे आपने सिंगल कॉइल पे देखा था ना, यहाँ पर इसके टर्न पर ये अपना एक पाथ कंप्लीट कर लेती है इस पूरे वायर के आसपास भी। तो वैसे ही हर एक कॉइल के चारों तरफ ये इस तरह से कवर अप तो कर लेगी, लेकिन बीच में से भी कुछ लाइन इस तरह से गुजरती है, ठीक है। तो ये तो था आपका सोलेनॉइड, इसकी डायरेक्शन हमने समझी। अब हम देखते हैं, हमारा एक डेरिवेशन है कि सोलेनॉइड, ये याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अभी मैंने आपको समझाया कि जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उस सभी जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सोलेनॉइड के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर से भी पास होती है, ठीक है। ये इस तरह से हमने पूरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को देखा। अब हमें, अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ऐसा हमें कहा गया है। तो मुझे पता है कि सोलेनॉइड के हर एक टर्न पर और इसके सेंटर से सभी जगह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट निकल रही है। तो हम इस सोलेनॉइड के सारे टर्न को न लेते हुए इसके जो हर एक सोलेनॉइड के टर्न के एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, साइड से तो हमें यही दिखेगा। जनरली ये क्या है, इस तरह का एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। पर ये जितने भी टर्न्स आ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लेंगे और इसका एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जनरली ये क्या है, एक नॉर्मली टर्न के एंड पॉइंट्स है जो हमें साइड से ऐसे विजुलाइज होते हैं, ठीक है। और एक ये, और हमें क्या करना है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने ये पूरा इसकी एक रेंज ले ली कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में सारी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और ये क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड सभी एक दूसरे के फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मुझे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, एक ही डेरिवेशन में सब कुछ क्लियर करना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फाइंड आउट करूंगी या जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर फाइंड आउट करूंगी वो मुझे शो करना होगा क्या उसकी वैल्यू बाउंड्री पर होती है, केवल अंदर ही होती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अंदर से भी इसकी लाइन पास होती है, इसके ये जो मैंने सर्कल बना रखे हैं यहाँ पर, मतलब इसके चारों तरफ ये वायर के भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, बीच के सेंटर पॉइंट से भी पास आउट होती है, ठीक है, और एंड पर भी इस तरह से क्लोज कर्व बनाती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा सेक्शन ले लेती हूँ, वो सेक्शन मैंने कुछ इस तरह से लिया, थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे हम सारी ही कंडीशन को कैलकुलेट कर सके, ठीक। सारी कंडीशन मतलब देखिए, ये जो मैंने इतना इतना एरिया सिलेक्ट किया है, मुझे इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये पता करना था, इसलिए मैंने अभी अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा एरिया डिसाइड किया है। वो एरिया है आपका ABCD, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सोलेनॉइड के अंदर पता करना है, तो आप सोलेनॉइड के अंदर लेना चाहिए ना हमें उस एरिया को, और कहीं इस पूरे सोलेनॉइड की ये तो बाउंड्री है, तो इसके पूरे अंदर कहीं भी आप ABCD को ले सकते थे। ऐसा क्यों लिया कि आधा बाहर है ये और आधा अंदर है, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि हमें सोलेनॉइड को कैलकुलेट करना है, यानी कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, बाउंड्री के लिए भी एक साइड आर्म मिलनी चाहिए और साथ में एक आर्म बाहर भी लेनी पड़ेगी कि क्या इस सोलेनॉइड के बाहर की तरफ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो बाहर की तरफ नहीं होगी तो होगी या नहीं होगी, ये पूरा मिलाकर हम इस पूरे एरिया के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं लेट ABCD इज अ लूप, एक लूप मान लिया, कहाँ माना, इनसाइड द सोलेनॉइड। नाउ we have to calculate the magnitude magnetic field vector B at अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता करनी है, वेक्टर B, ये वेक्टर B इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा लॉ लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स कर लेना उसे, क्या होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि लूप है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई क्लोज कर्व हो तो उसका इंटीग्रेशन के बीच में हम इस तरह सर्कल भी बनाते हैं। और वेक्टर भी DL, क्योंकि हमें पता है कि DL मतलब अभी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा था कि हम पूरे क्लोज लूप को, देखिए यहाँ पर भी हमने पूरा क्लोज लूप लिया, वहाँ पर भी हमने एक सर्कल को हमने डिवाइड किया था कई छोटे छोटे हिस्सों में DL में, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्क्वायर शेप है तो ऑलरेडी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक साइड को X मान लेती हूँ और ये मैंने पूरा स्क्वायर ले रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की पहले A से B ले लूँगी, B से C ले लेंगे, C से D ले लेंगे और D से A ले लेंगे, मतलब ये पूरे लूप को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना आसान हो जाएगा कि वेक्टर B डॉट DL मतलब इस वेक्टर B का लाइन इंटीग्रल लेना है मुझे, वेक्टर DL इक्वल टू क्या क्या होगा, इस पूरे वेक्टर B DL को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। पहला होगा A से B की तरफ, A से B वेक्टर B वेक्टर DL, प्लस दूसरा होगा
बी से सी की तरफ। देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ, ए से बी जा रही हूँ, बी से सी जा रही हूँ, सी से डी जा रही हूँ और डी से ए जा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेना हो तो स्मॉल ले लीजिएगा। बी से सी, जैसा आपने वहाँ लिया है वैसा आपको यहाँ लेना है। वेक्टर बी वेक्टर डी एल प्लस वेक्टर सी से डी पर जाना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस डी से अगेन ए पर जाना है। तो इस तरह से आप एक पूरा लूप कंप्लीट कर रहे हो, ए से बी से सी, सी से डी से ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। ठीक है, अब आप नोटिस करिए पहला केस, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं ए से कहाँ जा रही हूँ, बी पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। मुझे पता है कि दोनों का वेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड लिखे जाएंगे, बी डॉट डी एल कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा लगाने के बाद हमने लिमिट तो रख दी, हमने अभी केवल इसका वेक्टर था ना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा लिखना पड़ता है। ठीक है, पर आगे कंडीशन में है सिंस थीटा इक्वल टू कितना है, अब बी और डी एल, ए और बी के केस में मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइंस मैंने बनाई है ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब जो लाइन इंटीग्रल है, मतलब ये जो डी एल लेंथ है ए से बी वाला, ये टुकड़े की लेंथ है एक्स और इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और कॉस 0 कितना होता है, 1। यानी कि हम देखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी डॉट डी एल कॉस 0 होता है 1। तो फाइनली आपके पास बचा बी डॉट डी एल, ये वैल्यू 1 हो गया तो बी डॉट डी एल बचा, और इस डी एल की लेंथ हमने क्या रखी है, एक्स रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जगह हम एक्स या आप डी एक्स मान लीजिए, जनरली हम डी एक्स लेकर चल रहे हैं, तो बी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये जो कॉस थीटा है ये यहाँ से सॉल्व होकर बी डॉट डी एल हो जाएगा। अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन कैसे हटा, अब b का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके कंपैरिजन में, dl के। यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट है पूरी फील्ड के लिए, तो इंटीग्रेशन 1 ऑफ dl किसका हो जाएगा, l का ही होता है, मतलब ये पार्ट a भी ही रहेगा। अब इसको बोले l मान लीजिए, dl का इंटीग्रेशन l रहेगा तो ये पार्ट a भी ही रहेगा, और a b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट नोट कर ली है dx, इसलिए इंटीग्रेशन को हटा दिया है। ठीक है, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में है b से c तक वेक्टर b डॉट वेक्टर dl। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, b डॉट dl कॉस थीटा। अब यहाँ पर b डॉट dl को देखने के लिए आप ये देखिए कि BC की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो सिंस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो b डॉट डी एल कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू कॉस 90 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड वाले में इंटीग्रेशन c से d पे जाना है आपको, वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल। तो यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे तो b डॉट डी एल कॉस थीटा, सिंस थीटा, एक मिनट, यहाँ पर अब c से d जा रहे हो, c से d जा रहे हो, दैट मीन्स ये जो c इसकी जो लेंथ है और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो अब c से d जा रहे हो तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे जा रहे हो तो लेंथ तो कुछ इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो एंगल है, लाइन तो एक ही है, लेकिन एक और रीज़न है यहाँ पर 0 होने का कि ये आउटसाइड है सोलेनॉइड के, और हमें यहाँ क्या पता करना है, केवल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ पर ये जो CD वाली साइड है ये क्या हो जाएगी, 0,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 0 लिख देंगे और यहाँ रीज़न लिखेंगे एलिमेंट CD is outside the solenoid। ठीक है, तो इसका हमने रीज़न लिख दिया। नाउ इंटीग्रेशन D to A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, अगेन इसको सॉल्व करेंगे B डॉट DL cos थीटा। ठीक, और ये जो थीटा की वैल्यू है, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 0 होता है, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमने जब इंडिविजुअली चारों ही पार्ट को सॉल्व किया तो इन सभी की वैल्यू में पहले का BDX, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे का 0। अगेन हम ये सारी वैल्यू किसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम की थी उसमें पुट करेंगे। देखिए हमारी इक्वेशन थी वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B वाला जो था केस उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो A से B तक के लिए हमने क्या निकाला, B dx, इंटीग्रेशन B dx। ठीक है, और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन, ये जो B dx है ना केवल DL की वैल्यू है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेशन A से B रखेंगे B डॉट DL, तो फाइनली जो मैं आपको बता रही थी कि AB DL है, तो उसकी वैल्यू आप क्या रख देंगे यहाँ पर, जो अपन ने एज्यूम की थी dx, तो यहाँ पर जाकर आप उसकी वैल्यू रख दीजिए B dx। ठीक है, और बाकी सारे टर्म हमारे पास क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इंटीग्रेशन B डॉट वेक्टर DL, अब मैं आपको जो वहाँ पर समझा रही थी वो आप यहाँ देख लीजिए कि वेक्टर B तो एज इट इज़ है। अब इंटीग्रेशन अगर हम किसी भी चीज़ का करते हैं और यहाँ पर 1dx आ जाए, यानी कि इसका 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो जो 1 रहता है वही x जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं 1 की जगह वही आ जाता है, दैट मीन्स bx आ जाएगा। ठीक है, अब we know that इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू, हमें पता है क्योंकि ये किससे है, एम्पियर सर्किटल लॉ से, कि म्यू 0 I होता है किसी भी क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ पर म्यू 0, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं फॉर सोलेनॉइड, वो तो सिंपल उन्होंने एक ही रूल के लिए, एक ही टर्न के लिए समझाया था। नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं तो म्यू 0 ni होगा, n का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों का मतलब है इंटीग्रेशन B dl इक्वल टू bx और इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू 0 ni। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड bx किसके बराबर होगा, म्यू 0 ni के, देन b इक्वल टू म्यू 0 ni के। और यहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए कि सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो म्यू 0 I और अब एक टर्न के लिए म्यू 0 यानी कि जो उसमें से पास हो रही है और करंट I ले रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप x भी इंक्लूड करेंगे। x का रीज़न क्या है, देखिए इस पूरे सोलेनॉइड में कई सारे टर्न है, हर एक टर्न के लिए तो हमने क्या ले लिया n, लेकिन ये जो एक छोटा सा पोर्शन जिसकी लेंथ x थी, है ना, x लेंथ वाले एलिमेंट वाला जो पोर्शन मैंने लिया था, ऐसा मैं हर एक के लिए लूँगी। मतलब पूरे सोलेनॉइड के लिए मुझे हर एक ऐसे छोटे छोटे सेक्शन डिवाइड करके पूरी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया जिसकी लेंथ, जिसके एलिमेंट की लेंथ x थी, ऐसे कई सारे छोटे छोटे एरिया का मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई के लिए फॉर सोलेनॉइड, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो xi। ठीक है, तो म्यू 0 n xi, ये समझ लीजिए फिर से कि सोलेनॉइड के अंदर आपने एक छोटा सा एरिया लिया था,
ठीक है, जिसकी लेंथ x थी। तो केवल आपको उस छोटे से एरिया को फाइंड आउट नहीं करना था, पूरी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो जैसे आप एक चीज से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पे चले जाते हो, तो वैसे ही कई सारे अगर ऐसे छोटे छोटे एरियाज को आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरी सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। इसलिए आपने टर्न्स के लिए नंबर n का मल्टीप्लाई कर दिया, और वही छोटे छोटे एरियाज को जब आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसके लिए आप अपने x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो x से x कैंसिल होगा, तो b इक्वल टू म्यू 0 n I। तो ये आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी आपको पूछा जाए कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो B इक्वल टू म्यू 0 n I होती है। इसे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसे नोट भी कहा जाता है, म्यू नोट भी कहते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नोट n I होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब सोलेनॉइड से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन करेंगे उसमें हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट n I होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस डेरिवेशन को फिर से आप सॉल्व करके देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।